सृष्टि शर्मा और आपका स्वागत है स्वदेश आर में। और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पे एनएससी के कोलोकेशन मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जांच की सुई अब एनएससी आईटी विभाग की ओर घूम गई है और इस पूरी जांच में सेबी की गलती थी या एनएससी की, इस पर हमने चर्चा की पूर्व ईडी आरएस लूना के साथ। आइए सबसे पहले वही सुनते हैं। एनएससी के स्कैम का मामला लगातार दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। एक योगी से शुरू हुआ ये मामला धीरे धीरे अब एनएससी के आईटी सेल तक जा पहुंचा है और इन ऐसे लोग अब उस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं जिन्होंने अलग अलग विभागों से अलग अलग तरह से ब्रोकरों को मदद की थी। आखिर ये मामला है क्या और अब फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। चित्रा रामकृष्ण केस में सीबीआई और आईटी विभाग की जांच में अब एक नया मोड़ आ गया है। सूत्रों से ईटी नाउ स्वदेश को मिली खबर के मुताबिक अब जांच उन ब्रोकर्स की ओर मुड़ गई है जिन्हें साल 2010 और 15 के दौरान एनएससी में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रेफरेंशियल एक्सेस से फायदा मिला था। इस दौरान रवि नारायण 31 मार्च 2013 से एनएससी के एमडी थे और चित्रा रामकृष्णन एनएससी की डिप्टी सीईओ थी। चित्रा को तब रवि नारायण की जगह एमडी और सीईओ बनाया गया और दिसंबर 2016 तक वो इसी पद पर रहीं, जब तक उन्हें निकाला नहीं गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वो मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस बात की जांच कर रही हैं कि सेबी ने पर्याप्त एक्शन लिया या नहीं। I have no comment to make on whether there was an adequate correctional step in the sense of penalizing or anything taken against those who were held responsible for it. And I have no view this way or that way till I really get to the bottom of what is available before me. I am looking into it. अब जरा इस मामले को समझते हैं कि आखिर ये इतना गंभीर कैसे हो गया। इसके लिए आपको आज से 13 साल पीछे जाना होगा। साल 2009 में एनएससी ने ब्रोकर्स को को लोकेशन की सुविधा देने की शुरुआत की थी, जिसके लिए ब्रोकर्स को कुछ फीस देनी होती थी। अब ये काम कैसे करता था, जरा इसको भी जान लीजिए। दरअसल ब्रोकर्स अपने आईटी सर्वर्स को एनएससी के सर्वर के करीब रख सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एनएससी के ट्रेडिंग में जो भी प्राइस अपडेट आएंगे वो सबसे पहले उन ब्रोकर्स के सर्वर पर जाएंगे जिन्हें को लोकेशन की सुविधा दी गई है। जबकि जिन ब्रोकर्स ने कोलोकेशन की सुविधा नहीं ली है उनके पास प्राइस अपडेट कुछ मिली सेकेंड्स या 1 सेकंड की देरी से पहुंचता था। हालांकि सामान्य तौर पर दिखने में देरी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब बल्क में सौदे होते हैं तो करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं। एनएससी ने जब ये सुविधा कुछ ब्रोकर्स को दी थी तो सेबी के साथ इसकी कोई चर्चा नहीं की, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। दुनिया में कितना भी अच्छे से अच्छा सिस्टम बना दें, उस सिस्टम की इंटीग्रिटी विल ऑलवेज बी कंट्रोल्ड बाय जो आदमी उस सिस्टम को मैन कर रहा है। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया सिस्टम दे दीजिए, लेकिन अगर मेरी नीयत साफ नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं उस सिस्टम में हेरफेर कर दूंगा। आपको बोल के कि दुनिया में क्राइम के अगेंस्ट कितने लॉ हैं, बट क्राइम नहीं रुका है। क्राइम कम हो सकता है, उसके अगेंस्ट पेनाल्टी हो सकती है, पेनाल्टी तुरंत हो सकती है, बट अगर हम ये बोलें कि कल को कोई चीज बिना किसी क्राइम के हो जाएगी, पूरी सोसाइटी में अच्छा हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से यूरोपियन थॉट है। अब ये समझिए कि इससे को लोकेशन की सुविधा वाले ब्रोकर्स को फायदा कैसे होता था। दरअसल ऐसा आरोप है कि कोलोकेशन ब्रोकर्स को टिक बाय टिक डेटा मिलता था, जबकि नॉन कोलोकेशन वाले ब्रोकर्स को सिर्फ बाय सेल के ऑर्डर्स ही मिलते थे। कोलोकेशन वाले ब्रोकर्स इन ऑर्डर चेन में हर एक बदलाव को देख भी सकते थे। इतना ही नहीं, जो ब्रोकर सिस्टम में जितनी जल्दी लॉगिन कर लेता उसको ज्यादा फायदा मिलता। साल 2014 में जब इसे लेकर शिकायतें मिली तो एनएससी ने लोड बैलेंस की शुरुआत की, जिसको लेकर कोलोकेशन वाले ब्रोकर्स को भी साथ साथ डेटा मिलने लगा। तो ये स्कैम या घोटाला कितना बड़ा है, इसकी परत खोलने में अभी जांच एजेंसियां जुटी हैं। चित्रा रामकृष्णन और आनंद सुब्रमण्यम से पूछताछ के बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने एनएससी की
आईटी टीम से भी पूछताछ की है और ये पूछताछ इसलिए की गई है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए और ये पता लगाया जाए कि एनएसई का को-लोकेशन स्कैम आखिर कितना बड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष नांदी के साथ अंकुर मिश्र, ईटी नाउ स्वदेश। तो अंकुर, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस खबर को लगातार शुरू से फॉलो कर रहे हैं, ताज़ा अपडेट क्या है इस समय, कहां तक पहुंची है ये जांच और दिशा क्या है इस समय जांच की? सीबीआई ने एनएसई को लोकेशन मामले में आज फिर से पूछताछ की है और इस बार जो पूछताछ हुई है वो हमारे सूत्रों के मुताबिक जो आईटी डिपार्टमेंट के मेंबर्स थे एनएसई आईटी के, उनसे पूछताछ हुई है। इसमें फॉर्मर एमडी एन मुरलीधरन भी शामिल हैं और बाकी ऑफिशियल से भी पुनः पूछताछ की गई है। और मामला चूँकि ऑलरेडी सीबीआई ने पहले ही एफआईआर दायर कर दी थी 2018 में को लोकेशन केस में, बट जब से जो सेबी का ऑर्डर आया है 11 फरवरी का, जिसमें चित्रा रामकृष्णन, आनंद सुब्रमण्यन, रवि नारायण और बाकी मेंबर्स पर पेनल्टी चार्ज की गई थी और फ्रेश चार्जेस भी लगाए थे कि उन्होंने जो प्रोसेसेस थे वो फॉलो नहीं किए और किसी आउटसाइडर के साथ डेटा भी शेयर हुआ है। तो अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। आपको याद होगा सीबीआई ने थर्सडे और फ्राइडे को चित्रा रामकृष्णन को क्वेश्चन किया था और उसके बाद आनंद सुब्रमण्यन की भी क्वेश्चनिंग जो है वो मंडे को हुई है। तो चूंकि एफआईआर पहले ही दायर हो चुकी है तो अब आइडिया ये है कि फ्रेश जो चार्जेस हैं उनको इंक्लूड किया जाए, वो सारे दायरे भी चेक किए जाए जो पहले चेक नहीं हुए थे और मे भी एक फ्रेश एफआईआर फाइल की जाए। इस समय जो भी इस खबर को फॉलो कर रहा है और जो समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था, उसके मन में एक सवाल ये बनता है कि सेबी से चूक कहाँ हुई। आपको क्या लगता है कि सेबी और क्या कदम उठा सकती थी, क्योंकि अब तो जांच के दायरे में ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं सेबी पर भी लग रहा है। अगर पीछे जाएं तो देखिए, ये जो कंप्लेंट एनोनिमस विसल ब्लोअर ने किया वो प्रॉबली दिसंबर 2015 में किया। तो 2015 के बाद ये जो ऑर्डर है अभी फरवरी 2022 में आया है। इससे पहले ऑफ कोर्स मैं ये आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जो ऑर्डर है ये एक्चुअली को लोकेशन पे ऑर्डर नहीं है। इससे पहले सेबी ने कई को लोकेशन पे ऑर्डर्स पास किए हैं जिसमें एनएससी और ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं और एनएससी को पहले उन्होंने 687 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है को लोकेशन के केस में और रवि नारायण और चित्रा रामकृष्णन की 25% सैलरी जो है ड्यूरिंग दैट 3 years रेलेवेंट पीरियड उसमें डिस्कॉर्स करने की डायरेक्शन दी है। लेकिन ये जो भी लेटेस्ट ऑर्डर है ये बेसिकली चित्रा रामकृष्णन के कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है, जिसमें उन्होंने अपने नजदीकी रिश्तेदार आनंद सुब्रमण्यन और उसकी वाइफ को कंसल्टेंट अपॉइंट्स किया और ह्यूज सैलरीज उनको पे की। लेकिन आपका जो सवाल है कि सेबी इससे पहले कुछ कर सकती थी कि नहीं, यह सेबी के पास पावर्स हैं, वो चाहते तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते थे पेंडिंग दिस इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये पावर जो है बहुत केसेस में यूज की जाती है और अभी जैसे इन्होंने चित्रा रामकृष्ण रवि नारायण को डायरेक्शन दी है कि वो किसी भी मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते फॉर 3 years और मिस्टर रवि नारायण फॉर 2 years। तो ऐसी डायरेक्शन जो है मेरे ख्याल में बहुत देर पहले आ सकती थी और अगर वो आती या डिस्बर्समेंट का कोई ऑर्डर जो अभी उन्होंने पास किया है ऐसा कुछ करते तो मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती एज कंपेयर टू दिस। सो प्रैक्टिकली इट इज अ बिट डिलेड एक्शन। बिल्कुल आपने ठीक कहा लूना साहब, मैं राजेश सिंह बोल रहा हूं। पर सवाल ये उठता है कि 2010 से लेके 2015 के बीच में ये सारे घोटाले हुए या जो भी इरेगुलरिटीज हुई को लोकेशन के मामले में अगर हम बात करें तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि को लोकेशन का जब एनएसई ने दिया था ब्रोकर्स को तो उससे पहले सेबी से प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया गया था। क्या आप मानते हैं कि सेबी जो थी उसे एक्शन लेना चाहिए था इन 5 सालों में अगर उनसे परमिशन या उसको डिस्कस नहीं किया गया था? नहीं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये है कि भाई 2008 में
सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसके तहत स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसी कोलोकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं और ये कोलोकेशन फैसिलिटी इज नॉट इलीगल एज सच, ये आज भी परमिटेड है, आज भी हो रही है। 2015 के बाद भी सेबी ने कुछ एक्शंस लिए हैं क्योंकि ये सिस्टम वाज बीइंग मिसयूज्ड। द ओनली इशू वाज द सिस्टम वाज बीइंग मिसयूज्ड। उसमें दो कारण थे। एक तो बेसिकली ये कारण था कि कुछ ब्रोकर्स जो है, फॉर इंस्टेंस ओपीजी सिक्योरिटीज का नाम सबके ऊपर आता रहा है, कि उनको ये एनएससी के ऑफिशियल ने इलीगली फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि वो जो इनका बैकअप सर्वर्स है उसको एक्सेस कर सके। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज के पास प्राइमरी सर्वर्स हैं जिसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ये फैसिलिटी के हिसाब से जो ब्रोकर्स ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं ऑन पेमेंट ऑफ फीस, वो प्राइमरी सर्वर को एक्सेस कर सकते थे और they will not only get information about the price of the trades but all information about the trading, what is happening there. तो वो उन्होंने प्राइमरी सर्वर्स की जगह पे जो बैकअप सर्वर्स हैं उनको भी एक्सेस प्रोवाइड किया और बैकअप सर्वर्स को एक्सेस इसलिए प्रोवाइड किया कि उनमें जो लोड है वो कम था और जिन ब्रोकर्स को वहां पे एक्सेस मिला वो माइक्रो सेकंड्स में उनको इंफॉर्मेशन पहले मिला और उन्होंने ट्रेडिंग करके लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा किया। और इस मामले में सेबी ने ओपीजी सिक्योरिटीज को पेनलाइज भी किया है। 15.7 करोड़ जो है उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया है, मार्केट से डिबार किया है और ऐसे और भी कई ब्रोकर्स हैं जिनको उन्होंने एक्शन लिया है और वो सबके सब मामले अभी सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल में अपील में पड़े हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन एक हमें जो सूत्रों से पता चला है कि सीबीआई ने जब चित्रा रामाकृष्णन को और आनंद सुब्रमण्यन को इन्वेस्टिगेट किया कोलोकेशन के मामले में, तो उनका ये कहना था कि वो टेक्निकली फिट नहीं है और इसके लिए जो भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले थे अपनी आईटी टीम से और उस हिसाब से उन्होंने इसको लगाया था, तो उनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। क्या आप ऐसा मानते हैं एनएससी के उनके इस? नहीं, मैं ये नहीं मानता क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर कैन डिसऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर सभी डिपार्टमेंट्स आएंगे, वो चाहे टेक्निकल हो, चाहे लीगल हो, चाहे फाइनेंस का हो, कॉमर्स का हो, मार्केटिंग का हो। तो ये कहना कि भाई ये टेक्निकल काम है, मेरे को समझ नहीं आती है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये नहीं होगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी ज्यादा हो सकती है, वहाँ पे टेक्निकल पर्सन्स हैं, उन्होंने कुछ गलत काम किया तो उसको देखा जा सकता है और ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है क्योंकि मेन मुद्दा जो उठ के आ रहा है वो ये है कि प्रोबेबली एनएससी के कुछ ऑफिशियल्स इन ब्रोकर्स को इलीगली इस तरह की एक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे और अगर ऐसा है तो ये देखना होगा कि वो कौन एनएससी के ऐसे ऑफिसर्स थे और अगर वो एमडी या सीईओ इन्वॉल्व नहीं है तो कहाँ पे उन लोगों ने अनगहली की कि ये लोग उनकी नोटिस पे नहीं आए और ऐसा ये घोटाला चलता रहा। तो इसलिए लायबिलिटी एक्टिवली हो या पैसिवली हो, मेरे ख्याल में उसको डिसऑन करना बहुत मुश्किल हो। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आज का बाजार किस तरीके से वहां पे ट्रेड देखने को मिला उस पे भी अब नजर डाल लेते हैं। तो आज काफी वॉलेटाइल सेशन था क्योंकि हमने देखा कि 5 दिनों की लगातार गिरावट के बाद हम थोड़ी सी उम्मीद सुबह से ही जता रहे थे कि क्या हो पता डाउ फ्यूचर्स क्योंकि पॉजिटिव दिख रहे थे तो भारतीय बाजार में भी आज पॉजिटिव बंदी देखने को मिले, पर ऐसा नहीं हुआ। लगातार 6वें दिन भारतीय बाजार लाल निशान में बंद होते हुए नजर आया और आखिरी के 1-1.25 घंटे में जो सेलिंग प्रेशर था वो थोड़ा सा गहराता हुआ नजर आया। कल होगी मंथली एक्सपायरी, उसके मद्देनजर रखते हुए भी काफी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। बट आज के बाजार में कौन से वो सेक्टर्स और स्टॉक्स जो थे फोकस में रहे और किन लेवल
लेवल्स पे बाजार बंद होते हुए नजर आए। इस पूरी जानकारी के लिए अब हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही हैं, जो कि आपको इसका जायजा देंगी। प्रियंका, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए बाजार जिन तरह से जिस लेवल के साथ ओपन हुआ था, थोड़े से गैप के साथ हम ओपन हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबल क्यू। हमें डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिखाई दे रहे थे, हालांकि मार्केट्स कल जरूर नीचे बंद हुई यूएस मार्केट्स, लेकिन आप जिन लेवल्स पर खुले थे, यानी मार्केट जिन लेवल पर खुली थी उनसे राउंड अबाउट 70-80 ऑड पॉइंट्स नीचे जाके बंद हुई। लेकिन अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के ही इंडेक्स लेवल्स देखें तो ये अपने मेजर सपोर्ट से ऊपर बंद हुई हैं, क्योंकि एक्सपायरी से पहले है और आज ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी थी, कोई ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहते थे वो रिस्क, जिसके चलते हमने देखा। लेकिन निफ्टी 17,000 से ऊपर क्लोज हो रहा है और बैंक निफ्टी आपको 7,000 के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली 7,400 के आसपास क्लोज होते हुए बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। आज थ्रू आउट द सेक्टर्स जितने भी स्पेसेस हो उनमें एक अच्छी रिकवरी, रीबाउंड सेशन देखने को मिला। सबसे टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपको रियलिटी पैक सबसे पहले दिखता है। ओबरॉय रियलिटी, वाटर मूव, एफएनओ का हाईएस्ट जिन काउंटर्स में सबसे ज्यादा मूव था उनमें से वन ऑफ द काउंटर्स हुआ ओबरॉय रियलिटी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज। क्लियरली रियलिटी पैक ने आज आउट परफॉर्म किया दूसरे स्पेस को। और इनफैक्ट अगर दूसरे स्पेसेस की बात करें तो पीएसयू बैंक वन साइडेड मूव आपको दिख रहा था। कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इतनी स्ट्रॉन्ग मूव थी और आप अब भी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ के साथ जरूर यहाँ बंद हुआ है। कमोडिटीज एक तीसरा टॉप गेनर सेक्टर आज का रहा, उसमें एल्यूमिनियम प्राइसेस के चलते आपने देखा हिंडाल्को, नैल्को, वहाँ पर भी अच्छे मूव दिखे। इनफैक्ट ब्रेकआउट लेवल्स के पास नैल्को और हिंडाल्को, ये आप लास्ट के कुछ आधे घंटे में जब बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई तो उसके बाद हमने यहाँ से एक करेक्शन और एक थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से करेक्शन देखी, लेकिन उसके अलावा थ्रू आउट इनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली। एफएनओ स्टॉक्स की अगर बात करें यहाँ पर तो कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने पूरी तरह से आज अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा, सस्टेन किया और इनफैक्ट मूव को बढ़ाई, उसमें सबसे पहला टॉप काउंटर आपका रहेगा सीजी कंज्यूमर। टाइटन की चलिए पहले बात करते हैं। टाइटन गोल्ड प्राइजेस, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर दिख रहा है तो हमें क्लियरली सेंटिमेंटल इफेक्ट आज को गोल्ड स्टॉक्स पर, गोल्ड लोन बेस्ड काउंटर्स पर भी, मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस, इन सब काउंटर्स पर भी देखने को मिला। तो टाइटन वन ऑफ द टॉप गेनर्स। के अलावा नाइका, एफएसएल आपको आज टॉप गेनर दिखा, वहाँ बड़ी ब्लॉक डील्स भी आई। इसके अलावा आपको दूसरे जो काउंटर्स है उसमें सीजी कंज्यूमर, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी एक्विजिशन की बटरफ्लाई गांधीमती में, उसके बाद हमने देखा मेजॉरिटी स्टेक लिया और सुबह से ही एक अच्छा मोमेंटम और 8% की तेजी के साथ आपको सीजी कंज्यूमर बंद होते हुए दिखाई दिया। बलरामपुर चीनी नेक्स्ट एफएनओ काउंटर रहा। शुगर स्पेस सारा दिन आपको बजिंग दिखाई दी। ईटी नाउ की भी एक्सक्लूसिव थी जिसमें हमने क्लियरली बताया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के 20% को टारगेट को लेकर शुगर स्टॉक्स के साथ, शुगर कंपनियों के साथ बैठक करेंगे पीएम। और उसके बाद आज थ्रू आउट आपने एक पॉजिटिव बस देखा बलरामपुर चीनी आपको 2% की क्लोजिंग के साथ। और ओपन अप थीम में आपको कई सारे काउंटर्स दिखे जिसमें ट्रेंड ने क्लियरली दिन भर अपने मोमेंटम को बनाए रखा और सस्टेन करा ये मूव को भी। तो एक रिकवरी लेड सेशन देखने को मिला, लेकिन यस अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करते हुए बाजार ने जो क्लोजिंग दी वो 17,000 के ऊपर दी और निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर आपको 7,400 के आसपास आज की क्लोजिंग रही। चलिए अब आगे अब स्वदेश आर में आपको सुनाते हैं कि बाजार के दिग्गजों की आगे के लिए मार्केट आउटलुक किस तरीके से निकल कर आ रहा है। उतार चढ़ाव के दौरान निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर क्या कहते हैं बाजार के दिग्गज, आइए सुनते हैं। सो कॉल्ड न्यू एज कंपनियां हैं, इनमें बारिंग एक आध दो हैं, बाकी तो सारी चीजें, सारी शेयर होल्डिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के पास है एज वी नो। और जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी मानसिकता, उनकी धारणा, उनकी सोच बिल्कुल अलग है एक प्रमोटर ड्रिवन कंपनी से। बिकॉज देखिए साहब, प्रमोटर हिंदुस्तान में कम से कम कंपनी के साथ पैदा होता है, कंपनी के साथ जीता है और कंपनी के साथ ही मरता है, अनलेस कि वो कंपनी लिक्विडेट हो जाए या इन द रेयर केस M&A हो के वो कंपनी सारी बिक जाए। अभी भी फुल एग्जिट्स बहुत कम होते हैं इंडिया में, अनलाइक यूएसए। तो यहाँ तो उसको मालूम है कि मुझे इसके साथ ही रहना है। देयरफॉर I'm not saying in all cases, but in an increasing number of cases जो promoter driven कंपनियां हैं वो ज्यादा investor driven होंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि इन्हीं के सहारे मुझे अगले 5, 10, 25 साल के ग्रोथ कैपेक्स के पैसे जो चाहिए
इन्हीं से मिलने वाले हैं। देखिए अभी कमोडिटीज का पलड़ा भारी है। देखिए मार्केट एक जायंट व्हील है, चीजें ऊपर जो होती है वो नीचे आती हैं, जो नीचे होती हैं ऊपर जाती हैं। तो कमोडिटी का बहुत लंबा बेयर मार्केट चला 2010 से, जब इक्विटीज ने बुल मार्केट 2009 के क्राइसिस के बाद स्टार्ट किया, तो कमोडिटीज दूसरी छोर पे थी ऑब्वियसली। देन दे सफर्ड, सो ऑयल ऑब्वियसली वेंट फ्रॉम 150 व्हिच वाज इन 2008 टू एज लो एज आई थिंक $30। अब वो साइकिल रिवर्स हुआ है। अब कमोडिटी की साइकिल टिपिकली अगर हम देखें तो 3 से 4 साल तो चलती ही चलती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी होते हैं वो थोड़ा एक ग्लोबल मार्केट्स में एक ओवर रिएक्शन हमेशा हमें देखने को मिलता है। अगर आप गल्फ वॉर की भी बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत जोर से गिर गए थे और 6 महीने के भीतर वो प्रीवियस लेवल्स को क्रॉस कर गए। तो इसी तरह ये यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो जिस हिसाब से इवॉल्व हो रहा है, एक नी जर्क रिएक्शन ऑन द डाउनसाइड तो देखने को मिल ही रहा है। और सिंस ये सिचुएशन अभी भी इवॉल्व हो रहा है कि मतलब ये अगर नेटो की बात मान लेता है रशिया, तब तो मार्केट्स यहीं से संभल जाएंगे। पर अगर क्रीमिया टाइप का इनकर्शन होता है तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के थ्रू ही यूक्रेन रशिया का जो मेजर इशू है वो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस है, जिससे मार्केट्स इम्पैक्टेड होंगे। और क्रूड ऑयल प्राइसेस, एल्यूमिनियम, पैलेडियम, ये सब रिसोर्सफुल जो रीजन है यूक्रेन का, उससे प्राइसेस में इम्पैक्ट होगा और उसके कारण मार्केट में नीजर रिएक्शन डाउन। तो क्रीमिया टाइप का अगर इनकर्शन होता है तो मार्केट यहाँ से 5% गिर सकते हैं। अगर फुल फ्लेजेड इन्वेजन होता है जो कि कोई भी नहीं चाहता है, रशियंस भी नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह का कुछ मतलब फुल फ्लेजेड इन्वेजन हो, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है 10% मार्केट यहाँ से गिर। बट सिचुएशन सिंस इवॉल्व हो रहा है, इंडियन मार्केट्स में भी काफी करेक्शन हो चुकी है। मेरे हिसाब से नीचे के लेवल्स में बाइंग तो आएगी, बट हो सकता है मार्केट्स और यहाँ से थोड़ा बहुत गिर जाए। देखिए दो चीजें हैं, एक तो लगता तो है कि नहीं करेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के सेंट्रल बैंक ने कल रेट इंक्रीज किया है और उसके लिए प्रेशर सब पे रहेगा। इंडिया का तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी बड़ा क्लियर है कि ग्रोथ पहला है, इन्फ्लेशन सेकंड है। तो इंडिया में तो बड़ा सिंपल है कि इस यूक्रेन को लेके या ऑयल के दाम को लेके इंटरेस्ट रेट शायद अभी और रोके जाएंगे, बढ़ने में अभी टाइम लगेगा। तो वो तो बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा, उसका क्या नेगेटिव होगा वो अलग बात है। बट फिलहाल तो इक्विटी मार्केट को एक रिलीफ है कि शायद इंटरेस्ट रेट कम होंगे। और दूसरा रिलीफ ये है कि आई थिंक यूएस में भी कल रात को भी आप देखिए मार्केट ने करेक्ट किया कि यूएस एक्शन नहीं ले पाया है इसके यूक्रेन के अंदर में, बट उसके जो ग्लोबल रेमिफिकेशंस हैं उसके अंदर क्या होगा, चाइना ताइवान की तरफ चलेगा, तो ये देखते हुए कि यूएस ने कुछ नहीं किया यूरोप के अंदर में। तो ये इक्विटी इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा कि ग्लोबल रिस्क जो था, जो बिल्कुल बेनाइन जिसे कहते हैं, बिल्कुल एक शांत पड़ा था मार्केट, वो 2022 में अब उथल पुथल पे पहुंच गया है। तो ये होंगी और इसका फायदा कई कंट्रियां उठाएंगी और इसलिए हमें बहुत देखना पड़ेगा कि अपना कैश बैलेंस जो है इन्वेस्टर का, वो हमेशा इस समय 20 से 25% रखिए, क्योंकि वही आपको मिलेगा जब अपॉर्चुनिटी आएगी, chaos होगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ये वो मार्केट नहीं है जहां आप 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। खासकर इंडिया में जहां पे सबसे प्रॉब्लम आई है तेल की, और तेल के अलावा जिस तरीके से पीएसयू कंपनी ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, तो ये तो हम कह सकते हैं कि अब वो इंडिपेंडेंट पीएसयू कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट की जरिया जो था, जो हम सोचते थे निवेश करेंगे, बीपीसीएल प्राइवेटाइज होगा, वो तो खैर अब खत्म हो गया है। बिकॉज अगर प्राइवेटाइज होगा तो आप पेट्रोल के दाम नहीं रोक पाएंगे। तो जो रोका गया है, जो 7 से 8 रुपया या 5 रुपया जो भी पेट्रोल बढ़ेगा मार्च के अंदर में, उसका जो कैरी ऑन इम्पैक्ट आएगा वो शायद अभी भी मार्केट ने फैक्टर नहीं किया है। लेकिन कंज्यूमर सेक्टर पे, आप पे, हम पे, सब पे वो भार आने ही वाला है। तो इक्विटी इन्वेस्टर को नटशल में बोलूंगा 25% कैश रखिए, इस समय आराम से इन्वेस्टमेंट करिए, कोई जल्दी नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, जा सकती है। ये तो पुरानी कहावत है कि वो एक्सपर्ट को हमेशा जुटलाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट फिलहाल इतना तेजी से कहीं जाने वाली है कि आपको जल्दी में सारा पैसा लगाना चाहिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज जो नई गाइडलाइंस आई है क्रिप्टो और एनएफटी की विज्ञापन को लेकर, उसके बारे में आपको बताते हैं।
जहां पे ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो और NFT जैसी वर्चुअल एसेट्स के विज्ञापन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक क्रिप्टो और NFT के विज्ञापन में डिस्क्लेमर देना जरूरी हो जाएगा। वहीं गाइडलाइंस में ये भी बताया गया है कि विज्ञापन के डिस्क्लेमर को कितनी जगह और कितना समय दिया जाएगा। ये जो नई गाइडलाइंस है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएंगी और इस खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा जुड़ रही हैं। कृतिका, बताइए। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं जो कि एप्लीकेबल होंगी अप्रैल 1, 2022 से। तो जो भी एक्सचेंजेस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इन्वेस्टर्स तक देते हैं उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी और उनको ये डिस्क्लेमर मैंडेटोरली देना होगा कि क्रिप्टो एसेट्स और NFTs अनरेगुलेटेड हैं, हाईली रिस्की हैं और अगर कोई भी लॉस अगर होता है इनकी ट्रांजैक्शन से तो उसके लिए रेगुलेटरी रिकोर्स नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर बहुत ही प्रोमिनेंट और रीडेबल होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे कि प्रिंट एड में एटलीस्ट 20% स्पेस अलॉट होनी चाहिए, वीडियो एड में भी इनके लिए स्पेस अलॉट होनी चाहिए, प्लस एक नॉर्मल वॉइस ओवर भी होना चाहिए जो कि इन डिस्क्लेमर्स को रीड करे और इन्वेस्टर्स के लिए आसान हो जाए ये समझना और पढ़ना। इनफैक्ट सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी डिस्क्लेमर्स जो हैं वो बोथ रिटन और वीडियो या पिक्चर फॉर्मेट में होने चाहिए। ये एडवर्टीजमेंट्स ये मेंशन नहीं कर सकते इस तरीके के वर्ड्स जैसे कि करेंसीज, डिपॉजिटरीज, सिक्योरिटीज़, ताकि इन्वेस्टर्स को ये सेंस ना आए कि ये रेगुलेटेड है। और एडवर्टीजमेंट्स ये इंफॉर्मेशन उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ही बायस या पार्शियल वे में नहीं दे सकते। अगर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में मेंशन कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट 12 मंथ्स का पीरियड उनको लेके चलना होगा। तो ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो ASCI ने आज इशू करी हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की एडवर्टीजमेंट के लिए और ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं कंसल्टेशन में विद द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगर आप क्रिकेट सीखना चाहते हैं और कोचिंग क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर दे तो क्या कहने, ये होने जा रहा है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के जरिए अब आप देश के किसी भी कोने में बैठकर ये कोचिंग ले सकते हैं। मेरी सहयोगी नयनतारा राय ने सचिन तेंदुलकर और अनअकैडमी के को फाउंडर और CEO गौरव मुंजाल से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उसका एक हिस्सा। सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर आपके कोच हुए और आपको सिर्फ 300 रुपये फीस भरनी पड़े। ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। और हमारे साथ इसके बारे में बात करने के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, यस वो है ET ना स्वदेश में, और हमारे साथ गौरव मुंजाल भी हैं, फाउंडर CEO अनअकैडमी से। सचिन तेंदुलकर ने एक मॉड्यूल बनाया है ऑनलाइन क्लासेस का, 31 चैप्टर्स होंगे उसमें। इसके बारे में हमें और बताइए सचिन। मुझे तो पहले हैरान हो रही है कि मैं आपसे बात भी कर पा रही हूँ। मेरे को डेजर्ट स्टॉर्म तो याद है जैसे वो परसों ही हो, बट हमें इसके बारे में और बताइए। ऑनलाइन क्लासेस कैसे होगा और अगर आपका भी टर्न होता क्या आप क्रिकेट ऑनलाइन सीखते? बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलता ऑनलाइन सीखने का तो ऑनलाइन भी सीखते थे, क्योंकि आई थिंक जैसे 70s में एक अलग तरह से माहौल हुआ करता था, 80 में अलग था, 90s में अलग था, और अभी यहाँ हम 2022 में हैं तो डिजिटल वर्ल्ड है। ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी होनी जरूरी होती है हर चीज की। और यहाँ पे अगर मैं मेरे जो बैटिंग के जो एक्सपीरियंसेस है मैं अगर शेयर कर सकता हूँ बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे हमारे यहाँ इतने जगह है जहाँ पे क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स जो बडिंग क्रिकेटर्स है, उन्हें कभी कभी सही तरह की कोचिंग नहीं मिलती है। तो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म, जिससे हम हजारों लाखों बच्चों को बता सकेंगे कि क्रिकेट के बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे सीखना चाहिए। और जिस तरह से मैंने खुद को प्रिपेयर किया जब मैं छोटा था, तो
मैंने और मेरे भाई ने ये एक करिकुलम तैयार किया है। तो मेरा भाई अजीत जो मुझे हमेशा से गाइड करता आया, तो उसके साथ हम एक्चुअली दोनों काफी समय तक बैठे रहे और डिस्कस करते रहे कि किस तरह से बच्चों के पास ये लेके जाना चाहिए। और एक चीज भी मैं कहना चाहूंगा, ये सिर्फ बच्चों के लिए है नहीं, ये है अंडर 15, अंडर 19 क्रिकेटर्स और उसके आगे भी प्रोफेशनल्स के लिए भी है, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। क्योंकि मेरे पास वो एक फायदा था कि ना, मैं बच्चा था तब मुझे मेरे भाई ने कैसे सिखाया और आचरेकर सर ने कैसे सिखाया, और जैसे मेरी क्रिकेट प्रोग्रेस होती गई, अच्छा खेलने लगा, तो 24 साल देश के लिए खेलने का भी मौका मिला, बहुत बड़ी चीज थी और मेरा ख्वाब था। तो वो 24 साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर पा रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने क्रिकेट शुरू किया था शिवाजी पार्क में, तो घंटों में प्रैक्टिस करता था और मेरे कोच बताते थे। मगर यहाँ पे अगर मैं वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकता हूँ थ्रू अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के जरिए, तो मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा फायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज मैं कहूँगा कि मुझे सेटिस्फैक्शन। हाँ, लेकिन दुनिया में तो सिर्फ एक ही सचिन तेंदुलकर है ना, तो आप तो सिर्फ 16 साल के थे जब आपने अपना डेब्यू किया इंटरनेशनली, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। बट गौरव मुंजाल, 299 रुपए और सचिन तेंदुलकर ऑनलाइन कोच हो सकते हैं इतने सारे बच्चों के लिए। आप एक बिजनेसमैन भी हैं, मुझे आपसे तो ये क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। 299 रुपीज ओनली, क्या सोच है इसके पीछे? तो बहुत ही कंपेरेटिव रेट है। देखिए, व्हेनेवर हम कोई नई चीज लॉन्च करते हैं तो हमें सबसे पहले विदाउट वरिंग अबाउट द मनी वी हैव टू फिगर आउट कि पीपल उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए अगर आज लोग कोई भी OTT का या कोई भी एंटरटेनमेंट का सब्सक्रिप्शन आज लोग 200, 300, 400 रुपए में ले लेते हैं, तो वाई कैन नॉट वी टेल देम दैट देयर इज एन एजुकेशन सब्सक्रिप्शन अवेलेबल दैट इज जस्ट फॉर 299 पर ईयर। और इस सब्सक्रिप्शन से जितना ज्यादा टाइम वो इधर स्पेंड करेंगे उनसे उनकी लाइफ बेटर होगी। एक सब्सक्रिप्शन है जो एंटरटेनमेंट का सब्सक्रिप्शन है, जो भी जरूरी है, बट एक एजुकेशन का सब्सक्रिप्शन है जिसपे आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आपकी उतनी प्रोग्रेस होगी। और सचिन सर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर क्रिकेट, एंड व्हेन ही कम्स एंड वो जब क्रिकेट सिखाते हैं तो इट्स नॉट जस्ट द आर्ट ऑफ क्रिकेट, बट बच्चे स्कूल में इंस्पायर होते हैं, वो जाएंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि मैंने ये क्लास सीखी है, एंड देन मोर एंड मोर पीपल विल बी इंस्पायर्ड टू लर्न फ्रॉम सचिन सर। सो आई थिंक it's more than the pricing, more than 299. It's the fact that it's very affordable, or every student, every parent can just afford it and then can start learning from it. और आगे बढ़कर इसमें और भी बहुत सारे कैटेगरीज आएंगी different fields की, and we just think कि अगर इससे people can get inspired, whatever city they are in, whatever school they go to, whatever university they go to, अगर उनके पास कोई अच्छी किया है, ये सिर्फ बैटिंग के लिए है कि बॉलिंग के लिए भी? क्योंकि आप तो बड़े अच्छे बॉलर भी थे। बॉलिंग करना भी मैं बहुत पसंद करता था, और फास्ट बॉलिंग जब गेंद नहीं होती तो फास्ट बॉलिंग करता था, जब गेंद थोड़ी पुरानी होती तो स्पिन बॉलिंग, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन वगैरह एंजॉय करता था बॉलिंग। मगर फिलहाल तो ये कॉर्स कहूंगा बैटिंग का है। मगर अगर अनअकैडमी का लंबा प्लान अगर उसके बारे में बात करें तो बॉलिंग भी आएगी, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, विकेट कीपिंग भी आती है, और हमें फील्डर्स भी लगेंगे। अगर क्रिकेट खेलना है तो फील्डर्स के सिवा कुछ काम नहीं होगा, तो एक पूरी टीम रहेगी जो एक सही समय पर गौरव जरूर बात करेंगे उस बारे में। मगर फिलहाल तो बैटिंग के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि बैटिंग में हमारे 31 चैप्टर्स है। तो बैटिंग में 31 चैप्टर्स, जैसे कि मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि ना, अगर तुम्हारे बच्चे को बैट सिलेक्ट करनी है तो जो पिताजी समझते हैं कि ये बैट मुझे सूट हो रही है, सही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बैट बच्चे ने भी यही बैट यूज करनी है। वो बच्चे के लिए कौन सी आइडियल साइज है बैट,
और वेट बैट का कितना होना चाहिए, इन डिटेलों से हम शुरू करते हैं। तो ये बेस लेवल पे है कि अगर बच्चा जब क्रीज पे जाके खड़ा होता है तो कौन सा गार्ड लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और कैसे खड़ा होना चाहिए क्रीज पे। तो ये सारी डिटेल्स हम कवर कर रहे हैं और ये बेस लेवल पे है। मगर अंडर 15, अंडर 19 क्रिकेटर्स, रणजी ट्रॉफी के क्रिकेटर्स है और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी, तो ये लेवल तक हम कवर कर रहे हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 24 साल का देश के लिए खेलने का, तो वो एक्सपीरियंस से मैं उन्हें टिप्स दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये ऐसे हम कर सकते हैं। अगर बॉलर बॉलिंग कुछ तरह से कर रहा है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर बॉल आपसे दूर तक चले जा रही है और आपकी तरफ आ रही है तो क्या करना चाहिए आपको। ये सारे डिटेल्स हम कवर कर रहे हैं और इसके लिए मैंने और मेरे भाई ने बहुत समय बिताया। अजीत मेरा भाई जो हमेशा हम क्रिकेट के बारे में बात करते आए हैं, तो हमें ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए ये करिकुलम को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना नेचुरली होती है। आप बॉलर को आपकी तरफ दौड़ते हुए देखते हो और जैसे ही बॉलर बॉल डालता है तो आप अपने आप रिएक्ट कर जाते हो। मगर रिएक्ट करते हुए कैसे रिएक्ट करना है, ये एक बिगिनर को, नए बच्चे को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। ये नहीं कि पहले पैर हिलाओ फिर बैट उठाओ, पहले आपका स्टांस सही होना चाहिए, ग्रिप सही होनी चाहिए, फिर आपकी बैक लिफ्ट होती है, फिर डाउन स्विंग होता है, तब उस समय आपकी हेड पोजीशन कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। तो ये करने में बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, मगर अच्छा लगा कि ये ना इतने सालों बाद वापस बेसिक्स पे हम आए, मैं और मेरा भाई, और हम सारी नोट्स कर रहे थे कि किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाए। और मुझे बैटिंग भी करनी पड़ी इसके लिए, क्योंकि मैंने खुद ने बैटिंग की है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया है वीडियो में कि ऐसे होता है। पहले नॉर्मली हम दिखाते हैं कि कैसे होना चाहिए ग्रिप, फिर बैकलिफ्ट कैसे होने चाहिए, फिर ड्राइव कैसे मारना चाहिए, और बाद में खेल के भी दिखाया कि फास्ट मोशन में ऐसे होता है। नॉर्मल जब बॉलर आके बॉलिंग करता है तो उस स्पीड में ऐसे सब कुछ जल्दी होता है, मगर वो प्रैक्टिस करने के बाद होता है। पांचाली, अब इसी के साथ स्वदेश आर के शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।